नमस्कार साथियों। तो क्लास 13 लेके हाजिर है। हमें 12 क्लास पहले हो चुकी हैं और ये कोर्स लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 के लिए है, जो कि सभी पीएसयूज एग्जाम के लिए भी इतना ही बेनिफिशियल है। तो आज हम करेंगे कंट्रोलिंग। इससे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग वगैरह हम कर चुके हैं। तो देखते हैं। यूनिट 1 हम कर रहे हैं, चैप्टर 1 पहले कर चुके हैं, चैप्टर 2 अभी चल रहा है, जिसमें प्लानिंग और आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये पहले हम करवा चुके हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो कंट्रोलिंग क्या है? अगर एक इंडस्ट्री के अंदर हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है एक दिन के अंदर, तो हम चेक करेंगे एंड ऑफ द डे कि वो जो 100 यूनिट हमें बनाने थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो हमने जो पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है कि हमें एक दिन में इतने यूनिट बनाने हैं, वो बने या नहीं बने, इसको ही चेक करेंगे। और अगर वो नहीं होते फुलफिल तो उसे हम क्या करेंगे, उसमें हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कुंज साहब ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि हम जो भी हमारी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे और उसे करेक्ट करेंगे, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन के, वो फुलफिल हो। इसके बाद है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। एक है लुक फॉरवर्ड और है बैकवर्ड। बैकवर्ड और लुक फॉरवर्ड का इसमें क्या मतलब है? बैकवर्ड लुकिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने पहले क्या करा, उसको देखेंगे, उसमें क्या कमी आई। जैसे अगर हमें 100 यूनिट बनाने थे, 100 यूनिट हम नहीं बना पाए, अब हमने 10 यूनिट बनाए हैं और बाकी हुए हैं। तो 100 यूनिट हमने जो नहीं बनाई, हमने 90 यूनिट अभी तक प्रोड्यूस करे हैं, हम पहले उसे कर चुके हैं। तो जो हम पहले कर चुके हैं पास्ट में, हम उसको देखते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बैकवर्ड लुकिंग। कि जो काम हमने कर लिया उसको अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे बैकवर्ड लुकिंग बोलेंगे, कि जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस है उसको हम जज कर रहे हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए बोलेंगे कि उस परफॉर्मेंस को देख के अब हमें आगे प्लान करना है, आगे क्या कैसे हम करें। जैसे वो जो रिमेनिंग 10 यूनिट है वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन वो 10 यूनिट क्यों नहीं बन पाए, क्या कमी रह गई। तो अगले दिन भी हमें फिर वो जो 100 यूनिट बनाने हैं, तो हम उस 100 यूनिट को अच्छे से बना सकें। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही इसमें फीचर्स है कंट्रोलिंग के अंदर। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो अब नहीं करना। अगर आपने टारगेट रखा है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो आप उसे रोज ही चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन चेक करके छोड़ दिया। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। परवेसिव का मतलब है, अब कंट्रोलिंग देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह होगी। जो एम्प्लॉय है वो अपने लेवल पे कंट्रोल करेगा कि उसने बराबर से प्रोड्यूस करा है या नहीं करा है। उसके बाद जो कंट्रोल टीम होगी वो चेक करेगी कि जो पीसेस हैं वो सही से बने हैं या नहीं बने। जो मटेरियल वाला होगा वो अपने मटेरियल की क्वालिटी देखेगा कि वो सही हुआ या नहीं हुआ। मैनेजर अपने लेवल पे देखेगा, अकाउंटेंट अपने लेवल पे देखेगा। तो ये हर जगह पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होती है। ये एक परवेसिव इसका नेचर है। अच्छा, नेगेटिव प्रोसेस, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा काम है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं फ्लाइट पकड़ने को, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक है। सिक्योरिटी चेक में फिर मटेरियल जो डिटेक्टर है वो है। आपके पास कोई सामान तो ऐसा नहीं है जो आप नहीं ले जा सकते। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, सिक्योरिटी का जो रीज़न इतना ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। फिर इक्विपमेंट ऐसे लिए हैं जो हमें जज करती है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है एयरपोर्ट में। वहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। लेकिन बहुत समय पहले ऐसा नहीं था, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। तो इसी तरह कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, आप एक पूरी यूनिट बिठा के रखोगे जो चेक करेगा। जैसे क्वालिटी इंचार्ज जो होता है वो क्वालिटी चेक करता है। तो अब इससे क्या होगा, आपने एक एडिशनल पर्सन को रखा हुआ है, एक क्वालिटी इंचार्ज को। फिर उस टाइम भी खराब हो रहा है कंट्रोलिंग में, फिर उसको आप सैलरी भी दे रहे हैं।
तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस की तरह भी है, तो इसे हम नेगेटिव प्रोसेस में भी काउंट करते हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या क्या है कंट्रोलिंग के, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको ये फुलफिल करने का काम करता है। उसको कैसे फुलफिल करता है, सेम है कि जितना काम आपने किया या नहीं किया उसको ये चेक करेगा कि 100 यूनिट बनाने थे तो 100 यूनिट नहीं बने, 90s बने हैं 90 बने तो 10 क्यों नहीं बने। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको फुलफिल करने का काम करता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, हाँ इसको भी ये प्रमोट करता है। अब इसको कैसे प्रमोट करता है कि देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो सब में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी कोई काम होगा ना। जैसे आपने एक नया कॉन्टेक्ट आया आपके पास, अब नया कॉन्टेक्ट आया, नई चीज आई है, तो आप एचआर से पूछेंगे कि भैया ये नया कॉन्टेक्ट आया है, इसको बनाने के लिए क्या हमारे पास उतने ह्यूमन रिसोर्स है, उतने उतना मैन पावर है। और फाइनेंस से पूछेंगे कि हम पे उतना पैसा है इन चीज़ों को तैयार करने के लिए। और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनसे सबसे पूछेंगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पूछ के वो सारा काम होगा, उसके बाद फिर उसे चेक भी करेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं है। ठीक है, तो इससे कोऑर्डिनेशन भी बेटर होती है। अब रिसोर्सेज का जो एफिशिएंट यूज है वो भी इससे एफिशिएंट यूज ही होगा कंट्रोल करने से, कि मतलब अगर हमारे पास इतने वर्कर हैं उससे हम जो हमारा टारगेट था 100 यूनिट का वो प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा या और जो दूसरी चीजें उनको देखना पड़ेगा। तो एफिशिएंट यूज भी इसमें देखा जाएगा। अब इसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन कैसे बढ़ता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन इसमें बढ़ता है क्योंकि आपने पहले से सारे स्टैंडर्ड तय करके रखे हुए हैं कि एक एम्प्लॉय को एक दिन में 10 यूनिट बनाना है। ठीक है, तो उसको पता है कि साफ साफ पता है कि मुझे 10 यूनिट बनाना ही बनाना है। तो जब आपने पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है तो उसके लिए मोटिवेट होगा कि 10 तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अगर आप मान लो कोई स्टैंडर्ड चेक नहीं होगा या कोई चेक उस पर होगा ही नहीं, तो वो दिन भर बैठा ही रहेगा, 1 यूनिट बने 2 यूनिट बने उससे क्या ही मतलब होता है उसको। और डिसिप्लिन भी होगा, और डिसिप्लिन इसलिए होगा क्योंकि उसे पता है कि अगर एक स्टैंडर्ड सेट है 10 यूनिट का, तो 10 यूनिट तो बनाने ही बनाने, उससे कम आप बना नहीं सकते। तो एक डिसिप्लिन भी उसके अंदर हो जाएगा क्योंकि टाइम बाउंड भी रहेगा कि इतने समय में आपको इतना काम करके देना है। और डेलीगेशन देने में भी आसानी होगी। इसका मतलब ये है कि आपने कोई काम दिया, अब वो काम पूरा नहीं हुआ तो आप चेक करेंगे ना कि कहाँ पे कमी रह गई। फाइनेंस से पूछेंगे आपने पैसा समय पे एलोकेट किया था, हाँ किया था। फिर एचआर से पूछेंगे मैन पावर थी मशीनरी से पूछेंगे कि क्या कहते हैं मशीनरी ठीक थी। तो अगर कहीं पे भी कमी रहेगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये आपका काम था और आपने नहीं किया। तो इसीलिए जो किसका क्या काम है वो अच्छे से वहाँ पता रहता है। तो इससे डेलीगेशन जो है, उनका जो पावर है, उनकी जो काम है उस डिपार्टमेंट के उस पर्सन को, हम उसको चेक कर सकते हैं। इसलिए उसको पता रहेगा, और उसको पता रहेगा तो वो उस काम को फुलफिल करेगा। फाइनेंस को पता है कि भैया पैसा मैं ही दूंगा, तो अपना पैसे का काम वो पहले से ओके करके रखेगा ताकि कोई आगे से गलती ना हो। इसके बाद है जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, वो प्रोसेस क्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना। अब स्टैंडर्ड सेट करने का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड सेट करने का ये मतलब है कि जैसे हमारी मशीन पूरे दिन में कितना प्रोडक्ट निकाल सकती है, हमने पहले से प्रैक्टिस करके, या हमें एक महीने में कितना निकालना है तो उस हिसाब से हमने प्लान कर लिया एक महीने को डिवाइड करके कि हमें पर डे 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एक तो हमने ये प्रोड्यूस कर दिया कि नंबर्स कितने हैं, 100 यूनिट्स। उसके बाद उसकी क्वालिटी और मटेरियल भी हम फिक्स कर देंगे कि इस स्टैंडर्ड का मटेरियल हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे चीज़ों का स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि कितने घंटे में हमारे 25 यूनिट निकलेंगे, फिर अगले 25 यूनिट हमारे कितने घंटे में, तो हम टाइम भी फिक्स कर देंगे। तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड हम पहले से फिक्स कर देंगे। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया एक दिन में 1000 यूनिट या 100 यूनिट हमें बनाने हैं, हम 100 यूनिट लेके चलते हैं कि एक दिन में हमें 100 यूनिट बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा शाम को कि कितने यूनिट हुए, हम एक्चुअल जो काम हो रहा है उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 90 यूनिट ही हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि हमने कितना सेट करा था, हमारा जो स्टैंडर्ड था वो 100 यूनिट का था,
और एक्चुअल में कितना बनाया, हमने 90 बनाया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज मतलब उसमें यही करेंगे एनालाइज में कि 100 बनाने थे तो 90 बने या 110 बने, ज्यादा बने कम बने, कहाँ कमी रह गई। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। अब इसमें चेक करने के कुछ तरीके हैं, जैसे सीपीसी। सीपीसी का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब ये है कि जो की एरियाज है, जो मेन एरियाज हैं, हम उनको चेक करेंगे कि वर्कर सारे थे, वर्कर पूरे थे जितने में चाहिए थे, हाँ थे, ठीक है, मटेरियल था, मटेरियल भी था, और जो रॉ मटेरियल कुछ और चाहिए था वो था, मशीनें, सब मोटे मोटी हम चेक करेंगे। तो जो क्रिटिकल चीजें हैं इसमें हम उसको चेक करते हैं सबसे पहले, क्रिटिकल एरियाज को, क्योंकि हम सारी चीजें नहीं चेक कर सकते ना, तो जो मोटे मोटे क्रिटिकल चीजें हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है एमबीई। एमबीई क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि मैनेजर जो है वो अपने एंड से कंट्रोल को देखेगा कि हमने सारी चीजें सही करी हैं या नहीं करी हैं। तो यहाँ पे भी मैनेजर उन चीजों को देखता है जो उसके कंट्रोल में है। जो उसके कंट्रोल में नहीं है उसको वो नहीं देख सकता। मैनेजर तो उन उन चीजों को चेक करेगा जो आराम से उसके द्वारा की जा सकती है। जो चीजें नहीं करी जा सकती उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसके बाद है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है, जब हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या चीजें कमी है, जैसे मान लो हमें पता चला कि जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो गई, तो हम इसमें क्या एक्शन लेंगे, हम उसको अपग्रेड करेंगे उस मशीनों को, है ना। और मान लो हमको पता चला कि कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग में ही प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट है, तो फिर हम उसमें जो उसमें कुछ और स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन करेंगे। मटेरियल में अगर कहीं कुछ डिफेक्ट मिलता है तो उसका जो क्वालिटी बेंचमार्क है उसको हम मॉडिफाई कर देंगे। तो इस तरह से हम करेक्टिव एक्शन इसके अंदर लेंगे। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के क्या क्या टाइप हैं। यहाँ पे 3 टाइप है, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट और फीडबैक कंट्रोल। अब देखो, फीड फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि पहले से ही हमने कंट्रोल करके रखा हो, मतलब पहले से देखेंगे, स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि ये सारी चीजें हमें करनी है तो किसी तरह से भी गलती ना हो। फीड फॉरवर्ड मतलब पहले से ही ध्यान देके चलना। ठीक है, मतलब जैसे आपको आज 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, 100 यूनिट बनाने हैं, तो आप सुबह ही आके चेक कर लोगे या एक दिन पहले ही चेक कर लोगे कि उसके लिए उतने मैन पावर है ना, कल सारे लोग आएंगे ना, उसके लिए सारा रॉ मटेरियल है, मशीनरी सारी ठीक तो है। तो पहले से ही सारी चीजें चेक कर लेना, फीड फॉरवर्ड। उसके बाद है कंट्रोल। कंकरेंट कंट्रोल में ये है कि जब प्रोड्यूस हो रहा है माल, मतलब काम के दौरान, कि अच्छा इतना माल बन गया, आप इतने माल के लिए रॉ मटेरियल है ना, कम तो नहीं पड़ गया, अगर पड़ गया तो लेके आओ। तो काम के दौरान कंट्रोल करना कंकरेंट कंट्रोल। फीडबैक का मतलब काम हो गया उसके बाद चेक करेंगे कि कहीं से कंप्लेन तो नहीं आई या मटेरियल ठीक था, उसके बाद जो बाद में करते हैं वो है फीडबैक कंट्रोल। अब टेक्निक क्या क्या है कंट्रोल करने की। एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जो पहले होता था या जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, कि छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो जो सुपीरियर है वो खुद ही पहुंच गया कारीगर के पास देखने के लिए कि हाँ भैया काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। या बहुत बार तो ऐसा होता है ऑफिस में जो सीनियर होता है वो परेशान करने के लिए या मतलब इस तरह का ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करता है, कुर्सी लगा के साथ में बैठ जाएगा कलर के पास कि भाई तू कितनी देर में काम कर रहा है, उसे कुछ बोलेगा नहीं, बस बैठ जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है कि अब तो करना ही करना है काम। तो ये पहले तो चलता ही था और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये तरीका है, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फिर इससे ये भी है कि आपने देख लिया कि वो काम सही नहीं कर रहा, तो आप उसे सीधा भी समझा सकते हो कि देखो आप सही नहीं कर रहे, इस मशीन को ऐसे चलाओ या इस काम को ऐसे करो, या कोई शॉर्टकट बता देगा इसको इस तरह से करो। तो इसका ये भी एक फायदा है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स है। बैलेंस शीट या बैलेंस शीट हमने चेक कर लिया, प्रॉफिट और लॉस की जो अकाउंट रिपोर्ट है उसको चेक कर लिया। इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी और जो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन सब की हमें चीज़ों का पता रहता है कि सही से चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक टेक्निक की तरह यूज करते हैं हम। बजटरी कंट्रोल, ये प्लानिंग के साथ ही चलता रहता है, मतलब आपने बजट एलोकेट कर दिया कि इतना इतना
हम इस सेक्टर को देंगे, इतना हम मशीन पे खर्च करेंगे, इतना हम स्टाफ पे खर्च करेंगे। इस तरह से आपने एक बजट बना लिया मोटा मोटी, जो भी आपको लग रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद आप एक्चुअल देखेंगे कि जो भी हमने बजट जिस चीज़ों पे खर्च किया था एक्चुअल में उसका वो परफॉर्मेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम उनको मेजर कर लेंगे। अच्छा, ब्रेक इवन एनालाइज क्या होता है? ब्रेक इवन एनालाइज का मतलब ये एक पॉइंट है इस तरह से कि मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, और आप यूनिट बना रहे हैं, 100 यूनिट आप रोज बना रहे हैं और आप बेच रहे हैं। तो एंड ऑफ द मंथ आपने कैलकुलेट करा कि आपने महीने में इतने यूनिट बेच दिए, उसके बाद आपने बेचा तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ आपने, मान लो आपको 1 लाख रुपए मिले, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि रेंट में कितना खर्च हुआ, सैलरी में कितना खर्च हुआ, बाकी चीजों में कितना खर्च हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि खर्च भी 1 लाख रुपए हुआ और आपको प्रॉफिट भी 1 लाख रुपए हुआ, तो आप बोलेंगे ना तो कोई फायदा हुआ ना तो कोई नुकसान हुआ। तो ऐसा पॉइंट जो होता है जहाँ उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालाइज। वहां पे ना आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो। अब क्या होगा, इसके आगे आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और इससे कम करेंगे तो आप लॉस में आ जाएंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो क्या होता है? ब्रेक इवन एनालाइज। तो पहले ये पुरानी टेक्निक है, इसे इस तरह से भी यूज करते थे। तो ये सारी जितनी मैंने आपको बताई है पुरानी टेक्निक है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक नई टेक्निक है। अब ये क्या है, मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेडरिक स्मिथ एक है, थिंकर है, तो उन्होंने बोला है कि भैया कभी भी, उनका एक फेमस कोट है कि कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने से ये जरूर पूछो आप कि ROI कितना, मतलब कितना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो फ्रेडरिक स्मिथ का स्टेटमेंट काफी फेमस है। अब ये ROI हम चेक कैसे करते हैं? तो ये इसका फार्मूला क्या है? नेट इनकम अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं तो उस पर आपको कितना नेट इनकम मिल रहा है। तो ROI भी एक टेक्निक है जिससे हम देखते हैं कि हमको कितना, जो इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। इसके बाद है मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सुपीरियर और जो उसका जूनियर है वो आपस में बैठ के एक ऑब्जेक्टिव मतलब सेट कर लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और वो उसे सेट कर लेते हैं, उसके बाद वो समय समय पे चेक कर लेते हैं, चेक करते रहते हैं कि काम उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फीडबैक भी लेता रहता है जो उस मैनेजर है। इस तरह से वो एवोल्यूशन भी, परफॉर्मेंस का ना एवोल्यूशन करते रहते हैं। अगर क्या होता है, उसने बंदे ने, जो उसका जूनियर है, उसने अचीव कर लिया उस ऑब्जेक्टिव को, तो उसको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। अब मैनेज बाई ऑडिट, मैनेजमेंट बाई ऑडिट। ऑडिट में आप ऑडिट करते हैं। ऑडिट में क्या है, एक तो ऑडिट आप इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। जनरली जो CA वगैरह होते हैं ना, या जो फर्म है, CO के एक फर्म भी बना लेते हैं, फिर वो एक्सटर्नल आके भी चेक करते हैं। तो आपकी सारी रिपोर्ट की जांच करके देखेंगे कि आपने जो पैसा कर्ज बहुत, अब इसका एक एग्जांपल ले लो कि आपको सैलरी मिली, ठीक है। अब कभी कभी क्या होती है कि गलती से आपकी सैलरी जितनी आनी है उससे ज़्यादा आ गई, कहीं पे डाटा में टेक्निकल एरर हो गया या किसी तरह से कोई गलती हो गई, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो गई। अब आप तो बताओगे नहीं कि मेरी सैलरी ज़्यादा ही है, आप तो चुपचाप रख लोगे पैसे। लेकिन इसका ऑडिट होता है। जब ऑडिट इंटरनल करोगे या एक्सटर्नल करोगे, जब वो सारी रिपोर्ट मांगेंगे और वो जब एंड ऑफ द डे देखेंगे कि आपका जो खर्चा है वो तो कम है, ठीक है, और आपका पैसा कहीं पे माइनस हो रहा है, तो वो जब उसको पूरा चेक करेंगे तो उसको पता चलेगा कि इन एक पर्सन है, उसको इतने रुपए की सैलरी ज़्यादा इस महीने चली गई है, तो वहाँ पे वो पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बार होता है ऑडिट में। और सिर्फ यही नहीं है, सैलरी की बात नहीं है, बहुत तरह के खर्चों को भी वो पकड़ लेते हैं। कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फर्जी बिल मिल जाते हैं कि वो व्यक्ति कहीं गया ही नहीं है और उसने बहुत सारे बिल लगा रखे हैं कि वो साल में इतनी जगह घुमा है। तो वो क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल होते हैं ना, CA वगैरह, इनका काम ही यही होता है। तो ऑडिट से जनरली लोग बहुत ध्यान रखते हैं और डरते भी है कि ऑडिट में कोई गलती ना मिले। तो ये है, इस तरह से भी हम चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ी नहीं चल रही है। इसके बाद इसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS कहते हैं। MIS का यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसका यूज कैसे होता है? एक्चुअली ये डाटा रखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन होती है, इसमें सारा डाटा स्टोर होता है।
तो इससे हम चेक कर सकते हैं। चेक करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको कंपनी कुछ चीज़ें देती है, जैसे आपको मोबाइल देती है, लैपटॉप देती है, ठीक है। और उनका रूल ये है कि आप मोबाइल खरीद लो, एक लमसम अमाउंट बता देगी कि आप 20,000 का मोबाइल ले लो, ठीक है, 3 साल में ले लो, आप ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, मोबाइल मार्केट से खरीद लोगे और उसका बिल कंपनी को दे दोगे। तो कंपनी क्या करेगी, वो पैसा आपको दे देगी। अब इस कंपनी को वो रिकॉर्ड कैसे रखेगी, तो कंपनी क्या करती है, MIS के अंदर आपकी डेट डाल देगी कि इसने 2024 के अंदर ये मोबाइल खरीदा है, और एक लॉक इन पीरियड हो जाएगा कि 24 से 27 तक आप नहीं खरीद सकते, आप 27 के बाद आप खरीदेंगे। तो ये सारा डाटा उसके अंदर होता है। अगर मान लो आपने दोबारा खरीद लिया 27 से पहले, तो ये तो वो डाटा देख के वो मना कर देंगे कि आपने आपको अभी नहीं मिलेगा, या गलती से उन्होंने एंट्री मार दी और कभी वो ऑडिट हुआ या किसी तरह से पकड़ा गया, तो फिर आपसे वो पूछेंगे कि भैया आपने 2 बार क्यों लिया। पहला तो होगा ही नहीं क्योंकि डाटा भी मना कर देगा, लेकिन अगर गलती से होता है तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको कंट्रोल करते हैं। अब यह है PRT और CPM टेक्निक। PRT का मतलब है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड। अब ये है क्या एक्चुअली में क्रिटिकल पाथ मेथड, और तो इसमें क्या होता है कि हम किसी काम को किसी टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं, कि मतलब एक यूनिट बनाने में आपको एक दिन में 24 घंटे होते हैं, या आपका जो वर्किंग आवर्स है उसमें डिवाइड कर देते हैं कि 8 घंटे में आपको 1000 यूनिट बनाने हैं, तो 1 घंटे में इतने यूनिट बनाने हैं, या आपको ये काम हर काम के लिए टाइम बाउंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर टाइम कितना रिक्वायर्ड है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, हम उसे मेजर करते हैं। तो एक तो इसमें ये चीज देखते हैं। दूसरा, जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सारे काम है, और इसमें क्रिटिकल काम कौन से जो आपको करने करने हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं और आपका टाइम बाउंड भी कर देते हैं। तो और फिर जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उनको टाइम से ही कंप्लीट आपको करना है। तो PRT, और वैसे ये बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है PERT और CPM का, इसे कभी आगे देखेंगे, फिलहाल आप शॉर्टकट में से इतना ही समझ लो। सेल्फ कंट्रोल का मतलब आपने एक इंडिविजुअल को लिबर्टी दे दी, ठीक है, अच्छे से उसको टारगेट बता दिया, सब कुछ बता दिया कि इतना काम करना है, इतना मेजर करना है। तो जब उसे सारी चीजें पता होंगी तो वो खुद ही सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा कि मुझे दिन में इतने यूनिट बनाने हैं। तो खुद ही जब सेल्फ कंट्रोल होता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती। ना उसे चेक करना है, ना उसे कुछ करना है। अगर आप एक अच्छा एम्प्लॉय है, वो सेल्फ कंट्रोल है, तो वो अपने काम सारे खुद ही कर लेगा।